हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और आप सब लोग कैसे हो भैया? एक बार सभी लोग बता दो कि आप सभी लोग हो कैसे। फिर इसके बाद हम लोग अपने रोज़ के उस सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये आपको समझना ज़रूरी होगा कि अभी इसके पहले हमने एक वीडियो आप तक वो पहुंचाया, जो वीडियो मतलब उसमें आपको मैं बता दूं कि सिलेबस के विषय में मैंने बताया हुआ है कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरे ओवरऑल सीजीएल के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग उस कितना ज़्यादा आपको अंग्रेजी पर आपको चीज़ें समझनी हैं, इस पर मैंने वो वीडियो बनाया और बना करके आप सब तक उसको मैंने पहुंचाया है। दोस्तों, आप सभी लोगों का काफ़ी बेहतरीन प्यार मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मिलता ही रहेगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि तैयारी ही आपको आपकी सफलता तक ले जा सकती है। कि कहते हैं ना कि जैसे मंजिल जो होती है ना, जो मंजिल होती है, मंजिल एक जगह कांस्टेंट होती है। काम आपको करना होगा, तो आपको काम करना होगा। मंजिल तो उसी की जगह पर उसी जगह पर है, उसी जगह पर है मंजिल, बस आपको काम करना होगा। इसलिए आप सभी लोग बढ़िया सी तैयारी करना शुरू करिए। और शुरुआत करते हैं आज से आप लोगों की एसएससी सीजीएल के लिए बेहतरीन सी बात और बेहतरीन सी टॉपिक, एकदम अपडेटेड सिलेबस पर और एकदम अपडेटेड कंटेंट पर। आप सभी लोगों को मैं पहले बता देना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, वो सभी कंटेंट आपके अपडेटेड होंगे, यानी आपके अपडेटेड कंटेंट होंगे। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट होंगे। ठीक है भाई। दूसरी बात एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। क्या होंगे? एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। अच्छा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब क्या भाई? देखो, पढ़ाते तो सब अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि जो थ्योरी पोर्शन होगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड में, कि जो थ्योरी पोर्शन आपकी होगी, थ्योरी पोर्शन आपको उतना ही प्रोवाइड कराऊंगा जितना में आपका सफल होना सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद जब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस ढेर सारे क्वेश्चंस पर करेंगे, यानी एक क्वेश्चन पर, किसी एक क्वेश्चन पर नहीं, ढेर सारे प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आप सबको ये मिलने चल रहा है एक बेहतरीन सा पैकेज आप सबके साथ। एक कह सकते हो कि बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप सभी लोग अपनी उस मुकाम तक पहुँच सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे ढंग से पता है, बहुत अच्छे तरह से आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को समझने चल रहे हैं। इंग्लिश को आपको मैं बता दूं कि आपको तैयारी करना है कितने के लिए? ध्यान दीजिएगा, आपको तैयारी करना है सिर्फ और सिर्फ 25 + 45 के लिए, यानी 70 क्वेश्चन के लिए। 70 क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी होगी। अब 25 का मतलब आपका हुआ प्री और 45 का मतलब हुआ आपका मेंस, यानी कि 25 प्री और आपको 45 क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलेंगे। तो प्री और मेंस इन दोनों की तैयारी मैं एक साथ करवाऊंगा, यानी आपको मिलने जा रहा है कॉम्बो, यानी एक साथ। ये नहीं कि आपको अलग अलग, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको, या किसी भी टॉपिक का मैं जो सिंगल वीडियो दूंगा उसमें आप सब लोगों को दोनों मिलेंगी। आपको प्री भी मिलेगा और मेंस भी मिलेगा। अलग से आपको कहीं कुछ दूसरी वीडियो नहीं देने वाला कि प्री की मेंस की क्या। ठीक है ना, बस एक वीडियो में देने वाला हूं जिसे आप सिर्फ और सिर्फ कहोगे बस एक लेक्चर। उस लेक्चर में आपका प्री भी कवर कर जाएगा, मेंस भी कवर कर जाएगा, यानी आपको एडिशनल और चीजें अभी और अधिक ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात, कोई भी व्यक्ति कोचिंग ज्वाइन करता है या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है या उसकी सब्सक्रिप्शंस को लेता है, तो सिर्फ इसलिए लेता है कि उसके एग्जाम को निकालने के लिए, माने एग्जाम उसका निकल जाए ताकि वो एक किसी पद के लिए चयनित हो जाए, है कि नहीं?
यहां पर हमें कोई पंडित तो बनना नहीं है या आपको टीचर तो बनना नहीं है, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। याद रखिएगा 25 और 45 क्वेश्चन पर आपको काम करना होगा। 25 और 45 यानी अगर 25 की बात करूं तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 यानी 50 नंबर, और 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 135 यानी कि आपको कुल मिलाकर के 185 क्वेश्चन पर काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। 185 क्वेश्चंस पर आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को समझना है, एकदम लाजवाब तरीके से चीजों को समझना है। ये याद रख लीजिएगा कि 185 क्वेश्चंस में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके चीजों की, कि किस तरीके से हम किस स्ट्रैटेजी से किस तरह के मतलब हम लोग एक फॉर्मूला अपनाएंगे कि ताकि अंग्रेजी के लिए हमें कोई आपत्ति ना हो आने वाले टाइम पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस की जो डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई दिया, एक पूरी तरीके से मैंने बता दिया है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, है ना। अब रही बात यहां पर कि आखिर किस तरीके से चीजों को हम करेंगे, तो पहली टॉपिक अगर मैं लेके चलना चाहूं, यानी कि पहली बातचीत अगर मैं लेके चलना चाहूं, तो आप सबके लिए एक बेहतरीन सी टॉपिक होगी जिसे हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहेंगे भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक करके एकदम शून्य से लेकर चलूंगा। शून्य का मतलब समझते हो, एकदम ना नर्सरी से लेकर के हम लोग ग्रेजुएट लेवल तक चलेंगे। ठीक है, नर्सरी से ग्रेजुएट लेवल तक चलेंगे, तो धीरे धीरे चीजों को हम पहले समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर टॉपिक लिखा मिल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू नो कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से जनरेट होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम क्या है इंग्लिश में, इन सब बातों को हमें पहले जानना जरूरी है। ठीक है, आइए समझते हैं चीजों को। यहां पर आपको लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब एक बात तो क्लियर होती नजर आई कि स्पीच का मतलब कि एक पूरा का पूरा कोई कंटेक्स्ट होगा, कोई ना कोई पूरा का पूरी एक बात होगी, है ना, उसके अपने अलग अलग सेगमेंट्स। क्या मैं कह रहा हूं कि स्पीच का मतलब एक पूरा का पूरा एक पार्ट होगा, उसके अलग अलग उसके क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे, उन्हीं के पार्ट्स को हमें समझना है। इट मीन्स पूरे नाउन से लेकर के आप जितने भी, जैसे मान लीजिए एक बात आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने कहा राम गोज टू कानपुर। मैंने कहा राम गोज टू कानपुर। ठीक है भाई, अगर मैंने कहा कि राम गोज टू कानपुर मेरे द्वारा दिया गया एक स्पीच है, मेरे द्वारा कही गई एक बात है, बोल तो दो, मेरे द्वारा कही गई एक बात है ये, इसी बात को हमने क्या कहा, इसी बात को हमने स्पीच कहा। और इसी स्पीच के पार्ट्स को समझना है कि कौन कौन से पार्ट्स को मिला करके एक स्पीच तैयार कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक करके हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझते चलेंगे। ठीक है, एकदम परेशान मत होना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। यानी आप कह सकते हो, यहां पर कह सकते हो कि ए फॉर्मल टॉक, कोई एक फॉर्मल टॉक होगी, यानी दैट अ पर्सन गिव्स, यानी कोई एक फॉर्मल टॉक होगी, कोई एक ऐसी फॉर्मल बात है जो इंसान देना चाहता है। क्या देना चाहता है? टू एन ऑडियंस, अपने ऑडियंस को क्या देना चाहता है भाई, अपने ऑडियंस को। ठीक है, कह सकते हो कि टू एन ऑडियंस टू मेक या फिर डिलीवर देना चाहता है, प्रसारित करना चाहता है ए स्पीच एंड ह्यूमन राइट्स। कहने का मेरा मतलब है कि
किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी जगह के लिए कैसी भी बात हो सकती है। उस बात को बोलने के लिए, उस स्पीच को बोलने के लिए हमें अलग अलग तरीके के शब्दों का यूज करना होता है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, किस तरह से इन शब्दों का हमने यूज किया है, यही यूज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के एक बात तो समझ में आ गई, ये जो आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में भाषण देते हो ना, वही तो स्पीच है। अब भाषण जो बोले हो, जो तुमने बात बोल रखी है, वो बातें अलग अलग शब्द जो मिलकर तुमने बनाया है, अलग अलग शब्दों को जो मिलकर के एक तुमने भाषण बनाया, स्पीच बनाया, सर उसी को तो हमें समझना है कि वो अलग अलग शब्द हैं क्या। जैसे एक छोटी सी बात अगर आपको बताना चाहूं, एक परिवार कैसे बनता है? माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा, भाभी भतीजा, एक परिवार बनता है ना। अब परिवार तो बन गया, लोगों से बना ना परिवार, उसी तरीके से एक शब्द से ही परिवार बना, यानी कि शब्दों को मिलाया, अलग अलग शब्दों को मिलाया, एक पूरे तरीके से पैसेज बना। उस पैसेज को हम क्या कहेंगे? शब्दों का परिवार ही कहेंगे। लेकिन उन लिखे हुए पूरे के पूरे सेंटेंस के, पूरे के पूरे पैसेज के शब्दों का भले वो परिवार है, मगर उन शब्दों का अपना एक प्लेस वैल्यू होगा, अपनी एक उसकी मीनिंग होगी, अपना एक उसका सेंस होगा और अपना एक उसका काम होगा। बोलो ना, अपना एक उसका फंक्शन होगा ना। सेम कंडीशन, जिस तरीके से हमने परिवार की बात की, उस तरीके से अगर उस परिवार में सब लोग हैं तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन होगा। अपनी जगह पर अलग अलग उनकी कीमत होगी, अपनी जगह पर उनकी अलग अलग अपनी एक वैल्यू होगी, फंक्शन होगा। सेम कंडीशन, उसी फंक्शन के हिसाब से हम लिखे हुए शब्दों को ये बता देते हैं कि ये क्या है। बात आ रही समझ में? तो आइए बात को और आगे तक समझते हैं चीजों को लेके, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इसी में एक आध बात और समझना जाए, एक आध बात और अगर इसी में समझना हो, तो जैसे कह सकते हो कि एक कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन होगा या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा। कोई क्या होगा भाई? एक कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, किसी के मतलब जस्ट टॉक टू समवन, किसी से आप जब बात कर रहे होते हो उस समय की बात कम्युनिकेशन, या फिर कोई आप ये मान लो कि कोई एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, कोई विचार, कोई बात, कोई थिंकिंग, किसी भी चीज की, तो इनको किसमें? इन स्पोकन वर्ड। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या कह रहा है कि एक कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन, कोई एक जैसे भाव या कोई एक कम्युनिकेशन किसी के द्वारा बातचीत की गई हो, उस बातचीत और एक्सप्रेशन का एक कोई ना कोई थॉट होगा, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन हुआ होगा, जो स्पोक किया हो गया होगा शब्द, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात रखिएगा याद, यहां एक नोट लगा लेना। एवरी वर्ड्स, या कह सकते हो कि एवरी वर्ड्स, सभी जो सब शब्द हैं, एवरी वर्ड इज ए रोल कह सकते हो, या किसी शब्दों का जो रोल होता है इज ए पार्ट। किसी शब्दों का अपना सेंटेंस में पार्ट होता है, उनका अपना कह सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसी तरीके का रोल अदा करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इट प्ले ओरिएंटेड प्ले या इट एक्ट ओरिएंटेड पे। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। कह सकते हो इट प्ले ओरिएंटेड रोल, कह दो भाई, वो ठीक होगा। यानी एक ऐसा रोल, एक ऐसी बात जो पूरी तरीके से ओरिएंटेड होगी, उस बात से लिमिटेड होगी, उस बात पर ही होगी, ऐसी बात यहां पर दिखाने का काम करता है। ठीक है,
ऐसी बात यहाँ पर दिखाने का काम करता है। बात आ रही समझ में? चीज़ें आपको एकदम समझ में आ रही हैं? हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, है ना? अब बात आ रही समझ में? अच्छा, किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात मैं करूंगा, स्पीच किस तरीके से बात बदलती है। अगर आपने इसे स्पीच कहा तो ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? नाउन का काम कर रहा है। हाँ, और अगर आपने इसी को आपने कह दिया स्पीक, तो ये वर्ब का काम करने लगा। किसका? वर्ब का काम करने लगा। अगर आपने इसी को कह दिया स्पीकर, तो भी ये नाउन का काम करने लगा भाई, नाउन का काम करने लगा। अगर आपने इसे कह दिया स्पोकन, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करने लगा। ये ज़रूर याद करना, इसको ज़रूर समझ लेना। मैंने ये क्यों लिखा है, आओ समझा देता हूँ। मीनिंग सबकी एक जैसी है, मीनिंग उसी से रिलेटेड है जो आप बोलना कहना चाह रहे हो, मगर उसकी अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जा रही है। इट मीन्स इट्स क्लियर कि सेंटेंस में शब्दों का प्रयोग, क्या कह रहा हूं कि अकेले लिखा हुआ शब्द, अकेले एक शब्द लिख दो आप। जैसे मान लो कि मैंने एक शब्द लिख दिया, यहां मैंने एक शब्द लिखा राम। क्या ये राम शब्द आप कह सकते हो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बहुत से बच्चे यही कहेंगे सर ये तो नाउन है, ये तो नाउन है, क्योंकि राम शब्द प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं कहूं ये नाउन नहीं वर्ब है, अगर ही मैं कहूं वर्ब है, तब क्या करिएगा आप? तब तो दिक्कत, एकदम हिलना डुलना शुरू। सर रैम्ड का ये फर्स्ट फॉर्म अगर मैं बना दूं, रैम्ड का अगर मैं फर्स्ट फॉर्म बना दूं, तब क्या करेंगे आप? रैम्ड का मतलब होता है किसी को जोर से धक्का देके भगाना, किसी को जोर से धक्का देके भगाना। तो रैम्ड का मतलब, रैम्ड अपने आप में वर्ब हुई, तो सर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, बोलो ना। लेकिन यहां पर अकेले लिखे हुए राम शब्द को सिर्फ आप वर्ब या नाउन नहीं जस्टिफाइड कर सकते जब तक कि वो सेंटेंस में उसका प्रयोग ना कर दिया जाए। जैसे ही सेंटेंस में उसका प्रयोग होगा वैसे ही वो अपना रोल अदा करने लगेगा। यानी जैसे सीधा सीधा जब तक बच्चा पैदा ही नहीं होगा, है ना, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो अपना रोल धरती पे आकर के अदा कैसे करेगा? पहले पैदा तो होने दो। तो पैदा करोगे कब? जब सेंटेंस में इसका प्रयोग कर दोगे, वैसे ही ये सेंटेंस में शब्द पैदा होगा और फिर ये अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई? इतनी समझ में आ गई? एकदम डिटेल से चलिए, एकदम डिटेल से, एकदम कहीं फंसने नहीं दूंगा, बस इतना तो प्रॉमिस करता हूं आपसे, है ना, कहीं हम फंसने तक नहीं देंगे आपको। इतनी सी बात में किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो एक बात मैं अगर आपसे कहूं कि काइंड्स इसके हम देख लें, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं, मैं एक मिटा दूं, आज आपको एक यूनिक टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताने में चल रहा हूं, ठीक है? यूनिक टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा, एकदम दिमाग में अपने रखिएगा चीज़ों को, ठीक है? एकदम दिमाग में रखिएगा बातें, एकदम अलग चीज़ें, एकदम आप डिफरेंट पाने वाले हो पूरा, है ना, डिफर होगा एकदम, है ना। आओ चलो, अगर मैं इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं 3 अलग अलग भागों में बांट देता हूं। ध्यान सुनिएगा, 3 अलग अलग भागों में बांट देता हूं। एक को मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, आज तक आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यही सारी चीजें पढ़ लिया होगा। मगर आज थोड़ा डिफर पढ़ो ना यार, कुछ अलग पढ़ो यार, मजा तो तब आएगा जब कुछ आप अलग करिए। तो सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहली बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक समझेंगे मीनिंगफुल, बात समझ आ रही है? दूसरी एक बात इसी में हम करेंगे कि सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। एक सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसे भी कहते हैं, ठीक है? अब अगर मैं कहूं तो एक और बात मैं यहां बना सकता हूं, मीनिंगलेस, ठीक है? अच्छा, मीनिंगलेस ये क्यों है ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके समझते हूं। देखो, मीनिंगफुल तो आप समझ ही रहे हो, मीनिंगलेस समझ लो क्या है। मीनिंगलेस का मतलब ये हुआ कि इसको तुम कहीं भी लगा दो, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, इसको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होता है अपनी मीनिंग को दिखाने के लिए, इसलिए मीनिंगलेस है। आओ मीनिंगफुल की बात कर लें। मीनिंगफुल की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ट्रिक याद रखी होगी, ए वैन। क्या लिखा मैंने? ए वैन। इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे ए वैन का मतलब आपको एक हो गया एडवर्ब, एक टॉपिक हो गई एडवर्ब,
एक टॉपिक हो गई एडवर्ब। दूसरी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वी है तो वर्ब, बोलो ना। ए है तो अपने आप में एडजेक्टिव, बोल तो दो। एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपकी एन बनती है जिसे हमने कहा नाउन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई बात एडवर्ब लिख दूं, कोई भी बात लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया भाई सॉफ्टली, मैंने लिख दिया सॉफ्टली, मैंने लिख दिया हार्डली, सर इसका अपना एक मतलब निकल करके आ जाएगा। इसको किसी और शब्द से जुड़ करके मतलब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली मैंने कर दिया, ब्यूटीफुल्ली मैंने लिख दिया, है ना, मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल्ली, मैंने ब्यूटीफुल्ली लिख दिया। तो कुल मिलाकर आपको एक चीज समझ में आती है कि एडवर्ब शब्द अपने आप में मीनिंग दे देगा, वर्ब भी अपने आप में दे देगा। भाई मैंने कहा गो, हमने कहा गो, मैंने कहा ईट, अपने आप में मीनिंग दे रहा है, इसको तो किसी से जरूरत नहीं मीनिंग लेने की। एडजेक्टिव की बात करूं तो मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो भाई एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं नाउन की बात करूं तो किसी का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, कहानी बन जाएगी। तो अपने आप में ये मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे इतना बता दो बस। जैसे मान लो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही 3 दायरे हुए, एक दायरा मीनिंगफुल, एक दायरा सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन और दूसरा दायरा हुआ आपका मीनिंगलेस। मीनिंगफुल में आपकी 4 बातें आई, जिसमें आपको जो है ट्रिक मैंने बनाई कि ए वैन का मतलब क्या हुआ कि मीनिंगफुल के अंतर्गत आएंगी। ए वैन का मतलब एक एडवर्ब, एक वर्ब, एक आपका एडजेक्टिव, एक आपका नाउन। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई इनके साथ जुड़े तो इनके साथ मीनिंग पैदा करे। ये अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं। ये अपने आप में कोई भी शब्द जब भी लिख दोगे, अगर ये शब्द है तो अपने आप में मीनिंग देना शुरू ही कर देगा, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं कहूं यहां पर, तो यहां पर एक टॉपिक आती है जिसे हम कहते हैं भैया प्रोनाउन। हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूट होता है ये नाउन का। नाउन को सब्स्टिट्यूट के तौर पर, यानी कि नाउन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन कोई नाउन नहीं है, मगर नाउन के जैसा ही यूज किया जाता है इसको सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम मीनिंगलेस में अगर आते हैं तो आपके पास जरा यहाँ पर लिखी हुई बातचीत आपको यहाँ पर मिल गई है। तो इसमें से अब कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती है जरा बताओ ना। इसकी भी एक ट्रिक आप तैयार कर लो, एक ट्रिक तैयार कर लो। IPC, मैंने क्या कहा, IPC, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई का मतलब इंटरजेक्शन, P का मतलब प्रीपोजिशन, और C का मतलब कंजंक्शन। अब बताओ, बोल तो दो, क्या इनका अपना कोई मतलब है, क्या इनका अपना। मैंने कहा एंड, जब तक तुम कोई और बात नहीं बोलोगे तो एंड लगाओगे कहाँ। हमने कहा सिर्फ एंड, तो अगला आदमी क्या, अबे बजा दूंगा तेरी बैंड, है ना। अगर तुम कह दोगे बट, तो कह देगा ज्यादा मत बोल, नहीं जवान तेरी कर दूंगा कट, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सर सीखना जरूरी है ना। प्रीपोजिशन कह दिए सर बिटवीन, अब आप कह दोगे बिटवीन, तो कह देगा भाई यहाँ पहले बिटवीन का है बिटवीन। तो जब तक आप इसके पहले इसके बाद चीजों को नहीं ऐड करोगे तब तक इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आपने टू लिख दिया, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं। इंटरजेक्शन सडन फील की बातें आपने लिख दी, कोई बात नहीं, सडन फील कर लो भाई, है ना, सडन फील। और सडन फील में जब तक नाउन नहीं लगाओगे तो फील करोगे क्या, करेगा कौन, है कि नहीं। तो फील करने के लिए भी किसी एक नाउन की भी जरूरत पड़ती है। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में।
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इतने तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? सीधी सी एक बात आइए और भी समझ लें चीज़ों को कि अगर मैं किसी नाउन की बात करता हूँ तो सर ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हो जाता है, ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हो जाता है। ठीक है, बात समझते चलना। किसी भी प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो तो ये यूज़ किया जाता है रिप्लेसेस ऑफ नाउन। ठीक है, रिप्लेसेस ऑफ नाउन किस चीज़ के लिए? टू अवॉइड the repetition of नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी रिप्लेसेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं एडवर्ब को। सर एडवर्ब ये क्या करता है कि इट क्वालिफाइज, ये क्या करता है भाई? इट क्वालिफाइज, सबको क्वालिफाई करता है, यानी कि कहीं कहीं आपको नाउन और प्रोनाउन को भी देखने को मिल जाता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आपको मैं बता दूं इट क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। धीरे से समझिएगा बातें। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर वर्ब की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक्शन वर्ड हुआ, ये अपने आप में एक्शन वर्ड हुआ, ये अपने आप में एक्शन का काम करना शुरू कर देता है। इसी के बाद अगर हमें बातें मिलने को आती हैं तो एडजेक्टिव आ जाती हैं, इसी के बाद हमें एडजेक्टिव आ जाती है तो एडजेक्टिव का सीन यहीं पर क्रिएट हो जाता है, यानी कि इट मॉडिफाई या फिर क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करने का काम करता है। चीज़ें नोट करें भाई, चीज़ें नोट करें। ठीक है, जितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप नोट करोगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप एक नोट्स तैयार करोगे ना, उतना ही अच्छे ढंग से आपको नोट्स तैयार करने में मज़ा भी आएगा और नोट्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एकदम साफ साफ चीज़ों को लिखिए और साफ साफ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, एक ही बार में चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार देख लिया वीडियो तो सारी बातें क्लियर हो गई। अभी तो मैं बहुत उस लेवल पर लेकर चल ही नहीं रहा हूँ, अभी तो एक नॉर्मल सा लेवल चल रहा है ना, एक नॉर्मल सा लेवल चल रहा है, लेवल अभी ऊपर गया ही नहीं है। अभी तो ये आपका एकेडमिक लेवल चल रहा है जहां आप जानते हो सकता है चीजें आप भूल गए हो। अच्छा, एक और चीज, बच्चों के साथ जानते क्या दिक्कत होती है? बच्चा सोचता है कि सर कुछ अलग चीज आ गया। नहीं, आप जो एकेडमिक में पढ़ के आए हो ना, जो आप इंटर तक पढ़ के आए हो, आप वहां पर एक छोटी बात पढ़े थे, आज वही बात एक बड़ी बात हो गई है। बस अंतर इतना ही है, बाकी ऐसा नहीं कि आप टच में नहीं हो, इन सबके टच में हो आप। बस अंतर इतना है कि जैसे होता नहीं है कि ह्यूमन नेचर होता है, आपके साथ भी कभी कदार ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप जिस क्लास में होते हो तो वो आपके क्लास की आपको अपनी पुस्तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। दूसरे कोई क्लास का हमारा छोटा भाई बहन हो या कोई भी हो तो उस क्लास की पुस्तक पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो जब तुम दूसरे की क्लास में इंटरेस्ट लोगे तो अपने क्लास का तो सब क्लास डिस्टर्ब रहेगा ना भैया, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप में इंटरेस्ट ले, ज़्यादा बेहतर होगा। सर एडजेक्टिव के बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो प्रेपोजिशन की कर सकता हूं, प्रीपोजिशन की कर सकता हूं। सर प्रीपोजिशन अपने आप में रिलेटिंग वर्ड हुआ, ये अपने आप में रिलेट करने का काम करता है। ठीक है भाई, रिलेट करने का काम करता है। जब मैं टॉपिक पर आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें इस पर आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी कंजंक्शन की बात अगर की जाए, कंजंक्शंस की बात अगर मैं करूँ, कंजंक्शन की, तो सर कनेक्टिंग वर्ड हुआ अपने आप में। ये शब्दों को यानी कि आपस में किसी सेंटेंस, किसी क्लॉज, किसी शब्द, इन सब को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो वो भी कैसे किस तरीके से जोड़ने का काम करता है, ये सारी बातें भी आप सबके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो इतनी सी बात में किसी को दिक्कत, अगर इंटरजेक्शन की बात करेंगे नॉर्मल सी बात हो जाएगी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कर लेते हैं भाई। इंटरजेक्शन की बात अगर मैं करूं तो सर ये सडन फील की बात करता है। किसकी? सडन फील की। ठीक है, अचानक महसूस होने वाली। याद रखिएगा कि ये जो है आपका इंटरजेक्शन, इट इज ए नॉट
पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई पार्ट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, सेंटेंस का ये पार्ट है। और इसी में एक्सक्लामेटरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी इंटरजेक्शन एक जैसी चीज़ है और बहुत सारी बातें आपको बताना है और एक एक करके चीज़ों को नोट कर लीजिए भाई। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आई है ना, वो दूर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग महसूस करके लिख सकते हैं, मुझे पता है आप मेरे प्यारे बड़े मतलब हर्टिएस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड कह रहा हूँ, फ्रेंड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर्टिएस्ट मेरे स्टूडेंट हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, आप सभी लोग उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही समझ में? तो अभी फ़िलहाल ये जो बातें हैं इसको यहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीधा टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक की बातचीत को करना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई शुरू किया जाए, है ना। आइए शुरू करते हैं। अभी तक की आप लोग हमेशा जब भी टॉपिक आपकी शुरू होती रही होगी तो आप लोग पढ़ा करते रहे होगे टेंस या फिर नाउन, है ना, टेंस या नाउन यही पढ़ा करते होगे आप ना। आज आपको यूनिक चीज़ मिलने जा रही है। पहली टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने चलूँगा, पहली टॉपिक डिस्कस करने चलूँगा जिसका नाम होगा वर्ब। क्या नाम है भाई? वर्ब, पहली टॉपिक। इसको डिस्कस करने के पीछे एक दो लॉजिक्स हैं, मैं आपको दे दूं, बात को मेरे समझ लीजिएगा। पहले वर्ब को पहले पढ़ाने का एक दो मकसद हमारा ये है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं ना भाई। सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करेंगे, करने वाला ही नहीं होगा तो करोगे क्या। अगर हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो आपसे मैं पूछता हूं प्यारे मित्रों कि ये जो सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ये होता किसका है? किसी वर्ब का होता है या किसी सेंटेंस का होता है? बहुत सोचने वाली बात है, छोटी बात है मगर सोचना ज़रूरी होगा। ये जो सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब का होता है या फिर किसी सेंटेंस का होता है? मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये दिमाग से निकाल देना होगा, पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस का या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब का होता है। यानी इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि सेंटेंस में मुखिया तो वर्ब हुआ ना, किसी भी सेंटेंस में मुखिया तो वर्ब हुआ ना। अगर इसको नहीं भी लगाओगे तो ये अपने आप में पूरी की पूरी बात बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पूरी की पूरी बात बोल रहा है भैया। गो माने जाना, बात खत्म हो गई, बोल तो दो। और अगर ये ऐसा बोल रहा है इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि वर्ब इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द सेंटेंस। मैंने क्या कहा? व्हाट आई सेड कि वर्ब इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द सेंटेंस। सो दैट्स व्हाई हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ब से। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, नो डाउट। परेशान होने का नहीं, बात आ रही समझ में? आइए पहले तो हम वर्ब को समझ लें कि ये अपने आप में एक एक्शन वर्ड है, अपने आप में ये एक एक्शन वर्ड है। यहाँ पर एक्शन दिखाने का काम किया जाता है, यहाँ पर एक्शन होता है, किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है। ठीक हुई भाई बातचीत? वर्ब शब्द की अगर मैं बात करूं, वर्ब शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक लैटिन वर्ड था। क्या नाम था उसका? वर्बम। क्या नाम था? वर्बम।
उसका नाम था भैया वर्बम। इसका मतलब होता है शब्द। अब कायदे से समझना मेरी बात। हम लोग नाउन या टेंस ही शुरू करते हैं, नाउन या टेंस ही शुरू करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं शुरू करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। मगर वर्बम का मतलब शब्द हुआ, तो सर हमें किसी भी सेंटेंस की शुरुआत तो हम शब्द से करते हैं ना। वही शब्द आपका सेंटेंस में यूज होने के बाद, वही शब्द सेंटेंस में प्रयोग हो जाने के बाद लिखा हुआ शब्द आपका दूसरा काम करने लगता है। कोई सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, कोई वर्ब का काम करने लगेगा, कोई एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, कोई एडवर्ब का काम करने लगेगा, कोई प्रीपोजिशन का काम करने लगेगा। बोल तो दो। अगर ये चीज़ हो गया तो फिर हमें वर्ब ही पहले पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो जो लोग पढ़ा रहे हैं मेरे गुरुदेव हैं, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, लेकिन अपनी थोड़ी सी एक अलग चीज़ मुझे लगी कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आइए वर्ब की बातों को समझ लिया जाए, वर्ब की बातों को समझ दिया जाए। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। जैसे कहा जाए कि इट इंडिकेट्स, यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी आज कम मिल पाएंगी, आज मतलब कम मिल पाएंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइट की आज, ठीक है। हम लोग इसी पर यानी कि इतनी जितना हमने आपको बात बता दिया है, इतनी ही बात के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टाटा बाय बाय, टेक केयर।